अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के दरमियान। यहाँ पे ये 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इसमें से कोई भी MCQs आपसे वो पूछ सकता है। तो हमने इनके दरमियान यहाँ पे कंपैरिजन करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये 2 मासेस यानी ग्रेविटेशन फोर्स जो है 2 मासेस के दरमियान होती है। अगर कहीं पर भी 2 मासेस मिल जाएंगे आपको तो समझ लो उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अर्थ है, ज़मीन से ऊपर कोई मास है तो ज़मीन इसको फोर्स लगाएगी, इस मास को, और ये मास ज़मीन को फोर्स लगाएगा। तो 2 मासेस के दरमियान जो फोर्स होती है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हमारे पास 2 चेयर हैं, एक चेयर दूसरी चेयर को भी ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम है जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन हम देखते हैं कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हर मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ज़मीन भी एक मास है और कोई जो चीज़ आप देखते हैं ज़मीन की तरफ मूव कर रही है वो भी एक मास है। तो दोनों मास एक दूसरे को क्या लगाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशन फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए? 2 मास का होना ज़रूरी है। तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद बड़े बड़े अजसाम वो भी आपस में ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं। सन और ज़मीन के दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स है, ज़मीन और मून के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है। बड़े बड़े अजसाम में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ज़्यादा होती है और हम उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन 2 छोटे अजसाम के दरमियान जो ग्रेविटी की फोर्स है वो बहुत ही कम है, वो हमारे लिए डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है ये 2 चार्जेस के दरमियान होती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि 2 चीज़ों के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स लगे तो उन चीज़ों के दरमियान क्या होना ज़रूरी है? चार्ज। तो इसके लिए ज़रूरी है उसका मास होना, इसके लिए उस बॉडी पे क्या होना ज़रूरी है? आंसर है उस बॉडी पे चार्ज का होना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट, जो ग्रेविटी की फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव होगी। अट्रैक्टिव का मतलब इसमें चीज़ें पास आएंगी, दोनों चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव नेचर की भी हो सकती है। अगर सेम चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये देखिए, अगर अपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस है एक चार्ज माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। सो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की भी हो सकती है, रिपल्सिव नेचर की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि चार्जेस कैसे हैं। अब क्या 2 चार्ज आपस में ग्रेविटी की फोर्स भी लगाते हैं? यस, ये आपस में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाते हैं क्योंकि इन पे चार्ज है, और ये आपस में ग्रेविटी की फोर्स भी लगाते हैं क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ मास है, इसका भी कुछ ना कुछ मास है। तो एट अ टाइम 2 चार्ज एक दूसरे पर ग्रेविटी की फोर्स भी लगा रहे होते हैं और साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी ड्यू टू चार्ज लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशन फोर्स एक वीक फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमें अगर पता चलाना है कि ग्रेविटी की फोर्स कितनी है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितनी है, तो ग्रेविटी की फोर्स के लिए ये फार्मूला दिया था सर आइजैक न्यूटन ने, जिसको हम न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ भी बोलते हैं। और 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए कूलम ने फार्मूला दिया जिसको हम कूलम लॉ के नाम से जानते हैं। इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है। अगर इस फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें आप लोग तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये जो जी है, कैपिटल जी, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू जहाँ मर्जी चले जाएं इस कायनात में हर जगह इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 रहेगी। क़यामत वाले दिन भी इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी। और इस तरफ ये वाली फोर्स जो है इसमें जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये मीडियम पे डिपेंड करती है। बात समझ गए? अब ये फोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं ग्रेविटी की, देखिए इसमें कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, 6.67 इंटू 10⁻11, तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो इसका आंसर भी बहुत ही छोटा आता है। और यहाँ पे देखिए इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू देखिए +9 है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। सो ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, ये फोर्स इसकी निस्बत बहुत ही वीक फोर्स है। अब अगला सवाल कि ये जो फोर्स है ये इन्वर्स स्केयर लॉ को फॉलो करती है और ये वाली फोर्स भी इन्वर्स स्केयर लॉ को फॉलो करती है। अब अगला सवाल है इन्वर्स स्केयर लॉ क्या है? जब कोई चीज़ किसी के
स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के स्केयर के। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्स स्केयर लॉ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और किसके? फासले के स्केयर के। यानी फासला अगर डबल करेंगे तो ये फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगी। फासला अगर हम 3 गुना करेंगे तो ये फोर्स स्केयर ले लें 9 टाइम्स कम हो जाएगी। यानी स्केयर के हिसाब से इन्वर्स यानी कम हो जाएगी। अगर ये बढ़ गया, अगर इसको 5 टाइम्स बढ़ा दें तो ये फोर्स 25 टाइम्स कम हो जाएगी। इसी तरह ये फोर्स भी इन्वर्स स्केयर लॉ को फॉलो करती है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग रेंज फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लॉन्ग रेंज है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लॉन्ग रेंज है। कुछ बुक्स पर ये शॉर्ट रेंज लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। लॉन्ग रेंज का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट पास हों तब भी फोर्स लगेगी, चाहे दूर चले जाएं तब भी ये फोर्स लगेगी। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज। और जो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है वो फोर्स तब लगती है जब दो जिस्म बहुत ही पास हों। जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है ये फोर्स 10⁻⁻15 का डिस्टेंस हो तो तब अप्लाई होती है। तो वो फोर्स जिसका वजूद सिर्फ तब होता है जब दो चीज़ों का दरमियानी फासला बहुत ही कम होता है, यानी 10⁻⁻14-15 इतने मीटर की रेंज में हो, तो वो वाली फोर्स को हम शॉर्ट रेंज फोर्स बोलते हैं। अगर दो अजसाम दूर भी चले जाएं तो उनके दरमियान फोर्स अमल करे, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज। और जो लॉन्ग रेंज फोर्स होती है वो शॉर्ट रेंज पर भी अमल करती है। लॉन्ग रेंज का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें दूर होंगी तो अमल करेंगी, नो। लॉन्ग रेंज फोर्स अगर वो चीज़ें करीब हैं तब भी अमल करती है, अगर दूर चली जाएं तब भी अमल करती हैं। लेकिन जिसको हम शॉर्ट रेंज फोर्स कहते हैं वो सिर्फ तभी अमल करेगी जब वो चीज़ें बहुत ही यानी 10⁻⁻15 या 10⁻⁻14 इस रेंज में होंगी तो अमल करेगी, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। तो ये फोर्स जो है ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। यानी दो अजसाम या दो चार्जेस पास होंगे तब भी फोर्स लगेगी, अगर दूर चले जाएं तब भी ये फोर्स अमल करेगी। बात समझ के। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पे रोल प्ले कर रही है? तो जो आपकी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है तो ज़मीन को वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम कर रही है, तो वहाँ पे इसका रोल है। जो मून ज़मीन के गिर्द घूम रहा है वहाँ पर भी ग्रेविटेशन फोर्स का रोल है। इसके बाद जितने भी प्लैनेट्स सन के गिर्द घूम रहे हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है, जिसकी वजह से वो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें, हाई टाइड्स पैदा होती हैं, लो टाइड्स पैदा होती हैं, वहाँ पर भी सारा रोल मून की ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पे रोल प्ले करती है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स का बहुत जगह पे रोल है, लेकिन जैसे इसका रोल रेवोल्यूशन में है, इसका रोल भी रेवोल्यूशन में है। जो आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है तो वो किस वजह से है? तो आंसर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान होती है। तो एटम्स के गिर्द जितने भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से हैं। तो ये अट्रैक्शन कौन सी है? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का रोल कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं वहाँ पे है। इसके अलावा भी इसका बहुत जगह पे रोल है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड और ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी शील्डेड। मतलब हम इस फोर्स से महफूज रह सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव चार्ज, ये कौन सा है? ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। हम इस चार्ज को इसकी फोर्स से महफूज करना चाहते हैं, यानी शील्डेड करना चाहते हैं। तो आप इस चार्ज को ऐसे एक मेटल के बॉक्स में बंद कर दें, तो फिर इस चार्ज की इस तक कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। इसी तरह टीवी पर रिमोट से आप चैनल बदलते हैं, अगर आप उस टीवी को ऐसे मेटल के बॉक्स में बंद कर दें तो रिमोट का असर नहीं आएगा। अगर एसी को ऐसे मेटल के बॉक्स में बंद कर दें तो रिमोट का असर नहीं आएगा। मोबाइल फ़ोन को ऐसे आप मेटल के बॉक्स में बंद कर दें तो वहाँ पे कोई जो है सिग्नल नहीं आएगा। इस तरह कोई बॉम्ब है जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम से चलेगा, आप उसके ऊपर मेटल का कवर लपेट दें तो उस पर रिमोट का कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी सिग्नल्स हैं उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बच सकते हैं कैसे? उस चीज़ को मेटल के बॉक्स में बंद कर दें। गाजेस के लॉ में हम स्टडी करके आए हुए हैं। हम ओवन में रखते हैं, कोई चीज़ गर्म हो जाती है, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर मेटल का कवर लपेट के ओवन में रखेंगे तो कोई रेडिएशन उस पर अपना असर नहीं दिखाएगी, क्योंकि जितनी भी रेडिएशंस हैं ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती हैं। तो आप वहाँ पे उसको
अगर मेटल के कवर में लपेट देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कोई असर नहीं दिखाएगी। क्या हम ग्रेविटी की फोर्स से बच सकते हैं? ये मास है, ज़मीन है, यहाँ पे कोई मास है, हम चाहते हैं ज़मीन की फोर्स इस मास पर मत लगे। क्या हम इसको किसी डब्बे में बंद करके ज़मीन की फोर्स से बचा सकते हैं? आंसर है आप किसी मास को किसी डब्बे में बंद कर लें, जो मर्जी कर लें, आप इस मास की लगने वाली फोर्स से बचा नहीं सकते। सिर्फ ये है कि आप इसको इनफाइनाइट पे ना ले जाएं। अगर ये इसके पास है तो इस पर इसकी फोर्स लगनी ही लगनी है। इसको डब्बे में बंद करो, इसको देगची में बंद करो, इसको फ्रीज़र में बंद कर दो, इसको कबर में बंद कर दो, जहाँ मर्जी बंद कर दो, ग्रेविटी की फोर्स से आप बच नहीं सकते। बात समझ गए? लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उससे हम बच सकते हैं, उससे हम किसी चीज़ को महफूज कर सकते हैं। कैसे? उसे आपको मेटल के बॉक्स में बंद करना होगा। लेकिन ग्रेविटी की फोर्स अमल करेगी, आप जहां मर्जी चले जाएं, आप जहां मर्जी छुप जाएं, बॉक्स में बंद हो जाएं, आप किसी झूले पे बैठ जाएं, आप जहां मर्जी चले जाएं, ग्रेविटी की फोर्स से आप बच नहीं सकते। बात समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसी फोर्स अगर हम उस फोर्स से वर्क डन लें इन अ क्लोज लूप, अगर वो ज़ीरो आए तो वो कंजर्वेटिव, अगर ज़ीरो ना आए तो वो नॉन कंजर्वेटिव। तो बेटा जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, ये फर्स्ट ईयर में हम पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 4 में कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये भी बेटा कंजर्वेटिव है। एज आप इंफॉर्मेशन इसको याद कर लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? कंजर्वेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशन फोर्स जो है मीडियम इंडिपेंडेंट है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। यानी ये मास आपस में फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन फॉर एग्जांपल, दरमियान में आप मट्टी ले आएँ, हवा ले आएँ, चांदी ले आएँ, सोना ले आएँ, आईफोन रख लें, तो मासद के दरमियान कोई मीडियम भी ले आएँ, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ गए? लेकिन अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रख देंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगी। अगर वैक्यूम है फोर्स मैक्सिमम लगेगी, कोई भी मीडियम ले आएंगे तो फोर्स पहले से कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जो ग्रेविटी की फोर्स है वो ज़ीरो हो जाती है। कैसे ज़ीरो हो सकती है? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी मास से इनफाइनेट दूर चले जाएं। कितना दूर चले जाएं? इनफाइनेट। तो ग्रेविटी की फोर्स कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स ज़ीरो हो सकती है? यस। अगर आप किसी चार्ज से इनफाइनेट दूर चले जाएं तब ज़ीरो हो जाएगी। या दूसरा ऑप्शन ये भी है कि उस चार्ज को किसी मेटल के बॉक्स में बंद कर दें, तब भी उसकी जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।